हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एनर्जी। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी पे और बात करेंगे इसी से रिलेटेड वर्क की, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब है वर्क और एनर्जी। और बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। साथ ही अगर टाइम मिला तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि एनर्जी असल में होती क्या है। ठीक है, एनर्जी है असल में किसी वर्क को करने की एबिलिटी। यानी कि कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं उसको उस वर्क को करने के लिए जो भी आपके पास एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब जो भी क्षमता है, एबिलिटी यानी कि जो जो वर्क करने की जो एबिलिटी है वही क्या कहलाए, वर्क करने की जो एबिलिटी है वही क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। बात समझ में आई? मान लीजिए अगर आप जहाँ पे भी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी वर्क को कर रहे हैं तो उस वर्क को करने में क्या लगेगी, आपकी एनर्जी लगेगी। समझ में आई बात? अगर बिना एनर्जी के वो वर्क पॉसिबल नहीं है। यानी कि एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई फिर? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी हमारे पास क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। अब देखते हैं एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसकी यूनिट जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, जूल और कैलोरी, यानी कि दोनों ही क्या हैं, इसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर हमें बात की जाए कि एनर्जी की यूनिट्स क्या हैं तो हम बोलेंगे या तो जूल या बोलेंगे क्या, कैलोरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहने का मतलब है इसकी ऐसा यूनिट्स है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे से डिपेंडेंट है। मतलब कहने का मतलब कि ऐसी बात, ये चीज़ क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा। जब मैं पहले वर्क को आपको हल्का सा डिफाइन कर देता हूँ और ये बता देता हूँ कि 1 किलो जूल कितना होता है, मिली जूल कितना होता है, और कहने का मतलब क्या है कि कैलोरीज कितने की इक्वल होती है। ठीक हो गया? देखिए 1 किलो, किलो का मतलब ही आपके पास सिंपल दिख रहा है। ठीक है, मेगा जूल, सॉरी मिली जूल कह रहा हूँ, मेगा जूल है ये मेगा जूल है। ठीक हो गया? अब देखिए फिर समझ में पहले समझ लेते हैं। 1 किलो जूल, किलो का 1 kg में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 1000 जूल हो गया। देखिए अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 10 × 10 × 10 कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3। तो 10 की पावर कितना हो गया, 3। यानी कि 10 की पावर 3 क्या है, जूल है आपके पास। 10 टू द पावर 3 जूल है। यानी कि 1 किलो जूल में कितने हो गए, 10 टू द पावर 3 जूल्स हो गए। ठीक हो गया? अब मेगा, मेगा का मतलब इससे जस्ट डबल। ठीक है, मेगा का मतलब समझ लीजिएगा जस्ट डबल। यानी कि कहने का मतलब कितना है, अगर ये किलो जूल्स में कितना है, 10 टू द पावर 3 जूल्स है, तो मेगा जूल्स में कितने हो जाएंगे, देखिए 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो यानी कितना हो गया, 10 टू द पावर 6 जूल्स हो गए। समझ में आई बात? 1 मेगा जूल्स यानी कि किलो जूल्स में होंगे 10 टू द पावर 3 जूल्स, और मेगा जूल्स में हो जाएंगे 10 टू द पावर 6 जूल्स। मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि एनर्जी की दो यूनिट्स हैं, या तो आप जूल कह लीजिए और क्या है, कैलोरीज भी हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में या जितने भी फूड पैकेट्स होते हैं, जितने भी खाने की चीज़ होती है, उसमें लिखा हो रहता है कि उसमें कितनी एनर्जी है। एनर्जी का कहने का मतलब वो कैलोरीज में लिखी होती है। आपने देखा होगा शुगर में कितनी कैलोरीज होती हैं, या कहने का मतलब चॉकलेट अगर खाते हैं तो कितनी कैलोरीज हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये लिखा है, देखिए 1 कैलोरीज इक्वल टू लिखा है 4.186, या इसको आप राउंड ऑफ करके, यानी कि अगर ये 5 से ग्रेटर है मैंने कहा था, तो इसमें 1 प्लस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4.2 जूल्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4.2 जूल। अगर आपको पूछा जाए 1 कैलोरी, ये भी किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए 1 कैलोरी किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है 4.2 जूल्स के इक्वल है। ठीक हो गया? अब देखिए 1 किलो कैलोरीज में कितने होंगे फिर। देखिए किलो कैलोरीज है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 किलो कैलोरीज कह रहा हूँ। ठीक हो गया? तो 1 कैलोरीज में कितना है, 4.2 जूल्स है। तो 1 किलो कैलोरीज में कितना हो जाएगा, 4.2 × 1000 हो जाएगा। जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो एक पॉइंट को हटा देगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 4200 जूल मिलेगा। ठीक हो गया? अब देखते हैं वर्क असल में है क्या। वर्क पहले फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिए अब देखिए वर्क असल में होता क्या है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे समझेंगे, मान लीजिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट था 1 मिनट के लिए, ठीक है, अगर मुझे वर्क करना है तो वर्क करूंगा तो क्या करूंगा, इसमें मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा, और फोर्स अप्लाइड करूंगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी के डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन यानी कि कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में, तो क्या कहते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन किन दो का प्रोडक्ट है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, मैं डिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए मैंने क्या कहा, आपने क्या करा, फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स उसमें अप्लाइड किया और जितना उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ W इक्वल्स टू एफ इनटू एस। समझ में आई बात। F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, S यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे मैंने देखा लिखा है, देखिए फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे साफ लिख रखा है, फोर्स अप्लाइड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। यानी कि वर्क किन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि वर्क डन करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, यानी कि फोर्स, जितना मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा, और क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये वर्क डन की वैल्यू ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, यानी कि इन दो फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगी, ठीक हो गया। तो फोर्स की यूनिट आपको मैंने पहले ही बताई थी क्या होती है, न्यूटन होती है, क्योंकि न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट में मीटर में लूंगा, सेंटीमीटर में नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर हो गई, या न्यूटन मीटर भी कह लीजिए, ठीक हो गया, न्यूटन मीटर कह लीजिए, इसकी यूनिट क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं, समझ में आई बात। और वर्क को किसने डिस्कवर किया था, जूल ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे क्या कह दिया, या मैं इसको जूल भी कह सकता हूँ, क्योंकि फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे रख दिया न्यूटन। जो साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने उनके नाम पे उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया। न्यूटन मीटर कह लीजिए, या क्या कह लीजिए, न्यूटन मीटर कह लीजिए इसे, या न्यूटन मीटर ये मत करेगा, या जूल कह लीजिए, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई बात। यानी कि वर्क किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स, जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, आपने देखिए इस पर फोर्स अप्लाइड किया, तो फोर्स अप्लाइड करने पे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इसी डायरेक्शन में तो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ में आ गई बात। तो W इक्वल टू एफ इनटू एस, अगर इसकी एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या होगी, जूल, ठीक है, हो गया, जूल, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। अब देखिए रिलेशन देख लेते हैं वर्क और एनर्जी में। अब मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन क्या है, रिलेशन है मेरा वर्क और एनर्जी के बीच में, क्या रिलेशन हो सकता है, बोलिए रिलेशन क्या हो सकता है। रिलेशन ये हो सकता है कि अगर मैं कहीं पे वर्क कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी लॉस होगी, यानी कि अगर एनर्जी लॉस हो रही होगी तो यानी कि कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा, समझ में आई बात, यानी आई या नहीं आई। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी इस पे वर्क डन करूँ, इस पे फोर्स अप्लाइड करूँ, तो मेरी एनर्जी लॉस होगी नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं एक बड़ा सा पत्थर था, इसको उठा के फोर्स लगा रहा हूँ, और फोर्स लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे एनर्जी वेस्ट हो रही है तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन हो रहा है, समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, यानी कि एक ही कॉइन्स के दो फेजेस हैं, यानी कि कहने का मतलब ये लिखा है, देखिए वी कैन से दैट द वर्क एंड एनर्जी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि एक ही कॉइन के क्या है, दो पहलू, यानी कि कहीं पे अगर वर्क डन हो रहा होगा तो एनर्जी लॉस हो रहा होगा, और कहीं पे एनर्जी लॉस हो रहा होगा तो वर्क डन हो रहा होगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि एनर्जी और वर्क की यूनिट, ऐसा यूनिट एक ही है। देखिए ये रहा, देखिए इसकी यूनिट जूल है, तो इसकी यूनिट भी क्या है, जूल है, समझ में आई बात। यानी कि जहाँ पे कहने का मतलब है वर्क होगा तो वहाँ पे एनर्जी भी लॉस होगी, और जहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही होगी तो वहाँ पे वर्क डन भी हो रहा होगा। चलिए अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या है कि वर्क डन, हम कभी कभी कहते हैं कि वर्क डन कहने का मतलब है जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है। हम समझते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, 3 केसेस में आपको बताऊंगा। ये 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर फोर्स आपने अप्लाइड करा, अप्लाइड करने के बाद मान लीजिए यहाँ से फोर्स अप्लाइड किया और इसने 4 मीटर यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तब तो वर्क डन हुआ ही हुआ। अगर मैं इसमें कहने का मतलब वर्क की वैल्यू निकालूँ तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। ये तो रही जब वर्क डन हो रहा है। अगर मान लीजिए मैंने कहा मैं किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूँ, मतलब कह लीजिएगा, मतलब सर्कुलर में घूम ले, ट्राइंगुलर में घूम ले, किसी में भी घूम ले, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आप बता रहा हूँ आपको वर्क डन जीरो कैसे हुआ। अगर मान लीजिए मैं किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूँ, तो जहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आ गया,
ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, ट्रायंगुलर पाथ, किसी भी पाथ में घूमे और जिस पोजीशन से आता है उसी पोजीशन पे आके दोबारा वहीं पे आके वहीं पहुंच जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। होती है। अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, अगर ये वर्क डन कितना भी कर ले, वर्क डन कितना भी कर ले, तो क्या हो जाएगा? वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ में आई बात? यानी कि कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेक्टेंगुलर पाथ या ट्रायंगुलर पाथ या किसी भी, या ट्रायंगुलर पाथ या रेक्टेंगुलर पाथ किसी भी पाथ में घूमे और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो हो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, जैसे मान लीजिए ये है और मैं बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं, 90 डिग्री पे अप्लाई करूं ऐसे करके, तो क्या ये डिस्प्लेस होगा? अप्लाई करके देखिए, डिस्प्लेसमेंट उस केस में भी क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि कहने का मतलब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट जहां से मोशन स्टार्ट करता है और वापस वहीं पे आके पहुंच जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, तो यानी वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव की बात। अब मान लीजिए फोर्स मैंने यहां से अप्लाइड किया, ठीक है, फोर्स इधर को अप्लाइड कर रहा हूं, लेकिन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब फ्रिक्शन होता है ना, हर चीज में फ्रिक्शन होता है। बिना फ्रिक्शन, ये देखिए, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इसमें, तो इसके अपोजिट साइन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में इसके बाद वाले में चैप्टर में बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये याद रख लीजिएगा एक चीज। तो नेगेटिव वर्क डन होने के देखिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ये लिखा हुआ है। एज इट ऑलवेज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसकी डायरेक्शन के, अगर कहने का मतलब क्या है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन। अगर मोशन फोर्स आगे की ओर लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन हमेशा ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए, कब वर्क डन होगा, कब वर्क डन जीरो होगा और कब वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। देखिए, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैं इसका आपको खाली यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एक आध न्यूमेरिकल करूंगा। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी दो चीज का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दोनों का सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखता हूँ? ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ऑफ रेस्ट। यानी कि कहने का मतलब दोनों का जो सम है, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? रेस्ट में होगा। यानी कि दोनों का सम ही क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किन दो चीज का सम है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये दो चीजों का आपका सम है। ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या था, एक ये बुक में आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का था, उसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये रहा, देखिए आपके पास 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और 6 मीटर उसको डिस्प्लेस कर दिया है, ये रहा। ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, और इसके बाद का न्यूमेरिकल ये रहा आपके पास, दोनों को मैं समझाऊंगा। ठीक हो गया। मान लीजिए इसने क्या करा, इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसको 6 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पहुंचा दिया। तो आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, इसने कितना वर्क डन किया। तो मैंने वर्क की आपको अभी बताई थी, वर्क इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स कितना अप्लाइड किया इसने? यूनिट से बचानी है, न्यूटन है, तो न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की यूनिट होती है 50, इंटू कितना डिस्प्लेस किया? 6 मीटर डिस्प्लेस किया। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 न्यूटन मीटर। 300 न्यूटन मीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं? जूल भी बोल सकते हैं। तो 300 जूल, यानी कि ये वर्क डन की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला देख लीजिए, यूनिट से पहचानेंगे कि क्या दिया है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस दिया। अब मान लीजिए उल्टा है, मान लीजिए इसने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स अप्लाइड करने के बाद यानी कि इसने 15 न्यूटन का फोर्स इसमें अप्लाई किया और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। अब उसको दे रखा है, वर्क की वैल्यू दे रखी है, देखिए यूनिट से पहचानिए कितना है? जूल। ये है 180 जूल, यानी कि इसने 180 जूल इसमें वर्क किया। अब आपको बताना है इसने कितना यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, इस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया, ये हमने बताना है। तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की वैल्यू कितनी दी है? 180 जूल। फोर्स कितना दिया है मेरे पास? फोर्स दिया है 15 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक हो गया। और एस या डी, ये एस मान लीजिए, इसको एस आपने निकालना है। ठीक है। तो ये इसके अपॉन में चल जाएगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 12 क्या बचेगा? मीटर बचेगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये बात समझ में आ गई। ठीक है। ये आपके पास क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस किस में होगी? मीटर में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।